गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। दोबारा वेलकम है आपका माई लर्निंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। पिछले क्लासेस का मैं आपको एक जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, पिछले क्लासेस में आप देखेंगे तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, कल जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। क्या डिस्कस किया था हमने? हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। तो वेपर प्रेशर क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, जब आप क्या करते हो, किसी लिक्विड को जार में रख देते हो तो वहाँ इवोपोरेशन प्रोसेस होता है। तो उससे मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वेपर के, वो दोबारा रैंडम मोशन करके क्या आते हैं, लिक्विड के सरफेस पे टकरा जाते हैं, जिससे कि वो कंडेंस हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। और ये प्रोसेस चलते चलते उनके बीच क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है। और इस इक्विलिब्रियम के टाइम जब दोबारा आपके वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। फिर हमने बात की थी वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, और वो ज्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं। अब ज्यादा रैंडम मोशन करने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच होता है। तो अब ये ज्यादा मूवमेंट करने लगेंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी। तो क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ के क्या हो जाएंगे, इवोपोरेट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में चले जाएंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज्यादा लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, और वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उनकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये हमने देखा था इसमें। फिर मैंने ये बताया था, हाँ यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्केप एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो स्केप कर जाते हैं, हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू, हाँ ज्यादा हो जाती है, स्केप कर लेते हैं वो। उसके बाद हमने ये बताया था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, ठीक है, अगर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, किस टेम्परेचर पे बराबर होगी, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। नेचर ऑफ द लिक्विड्स पे भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। जैसे कोई लिक्विड्स हैं और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत कम है, तो आसानी से थोड़ी सी ही एनर्जी देने पे वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और वो आसानी से वेपर में चले जाएंगे। और आसानी से वेपर में चले जाएंगे तो ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल बोला जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, लिक्विड्स का कम माना जाता है, क्योंकि आसानी से इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। फिर हमने बात की थी क्या, फिर हमने बात की थी कि ऐसे लिक्विड्स जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। अब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो तब जाके वो वेपर में बदलेगा, और वेपर में बदलते बदलते फिर उसका जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तब जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट, हम उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। और इसलिए वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाइयर होता है। किसके लिए, लिक्विड्स हैविंग हाइयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे लिक्विड्स आसानी से वेपर में नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको उन क्या नाम देते हैं, इनको नॉन वोलेटाइल नाम दिया जाता है। फिर हमने बात की थी किसके बारे में, राउल्ट्स लॉ की बात की थी हमने। तो राउल्ट्स लॉ किसके साथ डील करता है, राउल्ट्स लॉ डील करता है किसके साथ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पहली बात ये डील करता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। और इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें जो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए लिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी लिखा जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, जो कि क्या है, काई बी। काई बी बोलते हैं, या एक्स जो भी बोल लो, एक्स से एक्स बी। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी, या के बोल सकते हो। के इजकल टू यहाँ पे क्या आएगा, पी नॉट ए, और इस केस में के इजकल टू क्या होगा, पी नॉट बी। ठीक है, तो पी नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। जब उसमें सॉल्यूट नहीं डिजोल्व किया जाएगा, अरे वो प्योर स्टेट में जब रहेगा तो तब अगर उसका वेपर प्रेशर लेंगे तो उसको पी नॉट ए बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा, पी नॉट बी बोला जाएगा, जब बी प्योर स्टेट में लेंगे तब। और ए और बी क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। जब सॉल्यूशन में चला जाएगा, सॉल्यूशन बना लेगा ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तब उस केस में ए पी ए और पी बी लिखा जाएगा, और वो किसको दिखाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूले देखे थे ढेर सारे, पी टी इजकल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आइडियल गैस को ये वेपर प्रेशर अगर आइडियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं तो हम आपस में जोड़ देते हैं तो पी टोटल आ जाता है। फिर मैंने बताया था ऐसे निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये ढेर सारे फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालने के लिए वाई मानते हैं, वाई इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन पार्शियल वेपर प्रेशर ए अब डिवाइड बाई पी टोटल। तो पी ए तो निकाल लोगे आप, देखो फॉर्मूला है यहाँ पे। पीटी निकालने के लिए क्या करोगे, पीटी निकालने के लिए यूज कर सकते हो वहां से, और उसके बाद अगर वाई भी निकालना होगा तो 1 माइनस वाई है, क्योंकि वाई ए का वैल्यू तो आप पीछे कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ तक हो चुका था, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, यहाँ से चलते हैं, कहाँ पे चले, ठीक है, ये यहीं से चलते हैं, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं आइडियल और दूसरी तरफ नॉन आइडियल। तो ये इधर आइडियल है, उसके उधर नॉन आइडियल है, समझ जाना, ठीक है ना। अब ये भी ना बताना पड़े, लिख देता हूँ मैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो बस मैं तुमको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा जानकारी इसमें, फिर इसको और करेंगे डिटेल में। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल इधर है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे समझो। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सी पहली बात ये याद रखो, सिंपल सी बात यही याद रखनी है, क्या कि द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट लॉ एट ऑल कंपोजिशन, किसी भी कंपोजिशन पे, एट ऑल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी कंपोजिशन हो, कितना भी अमाउंट हो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में किसी भी टेम्परेचर पे, तो अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ क्या था, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, अगर उसको फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ये था, ठीक है। और अगर इसमें और बात करें उसके बाद नॉन आइडियल की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट देखो, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, कैसे कैसे बना सकते हो, क्या चीज जरूरी है। आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, देखो यहाँ पे, अब दो कंपोनेंट को आपस में तुम मिक्स करोगे तब जाके तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। ये हम लोग किस में बात कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ में, दो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला जो होगा आपका, पहला टू कंपोनेंट्स, जो भी दो कंपोनेंट आप मिक्स करोगे, टू कंपोनेंट्स शुड हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब लगभग तो बराबर समान ही आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड शेप ये होना चाहिए। दूसरी बात ये क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहला तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा ये बात है कि अगर दो सॉल्यूशन तुम आपस में, दो लिक्विड्स लेके आपस में सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, तो जैसे अगर मैंने क्या लिया, यहाँ पे ऐसे बना देता हूं मैं, देखो मान लो तुम यहाँ पे ए और ए है, उसको तुम मिला रहे हो किसी लिक्विड बी और बी में, और इनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी, ठीक है। तो उस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए के बीच, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं पढ़ना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच, ए के बीच, वो लगभग बराबर होना चाहिए किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच, बी के बीच। बी और बी दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स किया जा रहा है। और अगर और एक आगे बात बढ़ के बोलूं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच, वो लगभग बराबर होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच। तब जाके अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाता है। आइए चलते हैं, और अच्छे से मैं आगे अगले वाले पेज पे लिखूंगा, लेकिन ये भी डील कर लेते हैं यहाँ पे जो बचा हुआ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी मैंने बताया सिंपल से ऐसे याद रखना है कि राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करेगा वो आइडियल होगा, और जो राउल्ट्स लॉ से डेविएट हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो द सॉल्यूशन विच डेविएट्स फ्रॉम Raoult's law and does not follow over entire range of composition, किसी भी कंपोजिशन में फॉलो नहीं करेगा राउल्ट्स लॉ को, तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वही मैंने लिख रहा हूँ, द सॉल्यूशन विच डेविएट्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड डज नॉट फॉलो ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, इज सेट टू बी रियल सॉल्यूशन बोल सकते हो इसको, या और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हो, ये तुम बोल सकते हो पक्का। ठीक है, तो अगर कोई क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ को, और उससे डेविएट हो जा रहा है, किसी भी कंपोजिशन पे नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर कोई पूरे इंटायर कंपोजिशन पे किसी भी कंपोजिशन में फॉलो कर ले रहा है तो उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो, तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि जो कंपोनेंट्स तुम ले रहे हो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और शेप क्या होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, थोड़े से आइडेंटिकल होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरी बात, दो कंपोनेंट्स को आपस में जब मिक्स कर रहे हो तो जो ए के बीच, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बी दूसरे कंपोनेंट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग बराबर होना चाहिए। और इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ए और बी के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ए और बी के लगभग बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। यहां पे दो केसेस हो सकते हैं, टू केसेस इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, टू केसेस इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो केसेस कर सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, या ऐसे हो सकता है एक ही, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, दो केसेस हो, दोनों लिख दूं क्या, ठीक है दोनों ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे पहला हो सकता है केस वन। केस वन क्या होगा, पहला जो तुम्हारा पी ए है वो ग्रेटर है पी नॉट ए काई ए से, दूसरा पी बी ग्रेटर है पी नॉट बी काई बी से। ठीक है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन ये जो हमने लिखा था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, उससे अधिक किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का आ जा रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। और तीसरा क्या हो सकता है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो जाए। और चौथा डेल्टा वी मिक्सिंग है, वो हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। केस वन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है, केस टू देखो,
दूसरा केस ये हो सकता है कि पी ए हो जाए वो लेस देन हो जाए किससे, पी नॉट ए का ई ए से। दूसरा पी बी भी लेस देन हो जाए किससे, पी नॉट बी का ई बी से। तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाए, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाए। क्या हो जाए, लेस देन 0। तो उस केस में ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या दिखाएगा, उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग बोल लेंगे क्या, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा या पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव डेविएशन कैसे दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन कैसे दिखाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। सब देखेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, अभी के लिए डिस्कस करते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइए, ये मैंने आपको जानकारी दे दी आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है। अब चालू करते हैं असली खेल। ठीक है ना, आइडियल को पढ़ना, ठीक है, डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। कुछ बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, तो कुछ बातें जब पहले से मालूम है तो पूछना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मैंने बताया कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए। पहली बात तो जो भी कंपोनेंट उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे उनके लिए मॉलिक्यूलर साइज और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, शेप और स्ट्रक्चर क्या होने सिमिलर होने चाहिए। और दूसरा मैंने ये बताया, ये वाली चीज जो है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, ठीक है ना, शुड बी इक्वल टू, या अप्रॉक्स, इक्वल का मतलब यहाँ पे एकदम बराबर ही नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स वैल्यू चलेगी। शुड बी इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी और बी कंपोनेंट। ठीक है, तो पहली बात तो जो भी दो कंपोनेंट्स लोगे तुम, ठीक है, कौन कौन से लोगे, देखो यहाँ पे कौन कौन से लेना है। ऐसे बर्तन बना लो, ये पहला बर्तन जहाँ पे ये कंपोनेंट रखा हुआ है, इसको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, बीबी के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए का, और बीबी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों क्या होना चाहिए, अप्रॉक्स होना चाहिए, वरना आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसके बाद दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, दोनों को आपस में अगर मिला दिया जाए मिक्स करने पे, तो इधर बनेगा तुम्हारा क्या, इधर बनेगा तुम्हारा ए बी। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ए बी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, बैलेंस वैलेंस कोई नहीं है, दो लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे दो दो हैं इसलिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए का, वो बीबी के बराबर होना चाहिए। और सेकंड बात ये है कि यहाँ पे लिख लो, यहीं पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू या अप्रॉक्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of AB should be equal to intermolecular force of attraction between A and intermolecular force of attraction be intermolecular force of attraction between B और B।
तो ऐसा होना चाहिए, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया ताकि तुमको अच्छे से दिखे मैंने क्या लिखा है। तो लिखा है मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी के बीच है शुड बी इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए के बीच है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो पी बी के बीच है। तब जाके तुम्हारा कहीं ना कहीं आइडियल सोल्यूशन बनेगा। तब जाके क्या बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तब जाके आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगला टॉपिक रहेगा, देखो क्या अगला टॉपिक है तुम्हारा, क्या अगला टॉपिक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। देखो क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो ये है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। तो पहला तो यही होगा, इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तुम्हारे लिए, जैसे कि पी ए बराबर हो जाएगा किसके, पी नॉट बी काई बी के। दूसरा, पी बी बराबर हो जाएगा किसके, पी नॉट बी काई बी के। सी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर नहीं इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है नो एब्जॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन या रिलीज ऑफ हीट ड्यूरिंग मिक्सिंग। मतलब दोनों कंपोनेंट्स के मिक्स करने पे नहीं हीट इवॉल्व हुआ है ना ऑब्जर्व हुआ है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, इक्वल टू जीरो है। चौथा क्या होगा, चौथा देख लो, डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नो कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन एक्सपेंशन ड्यूरिंग मिक्सिंग। दोनों कंपोनेंट्स के मिक्स करने पर नहीं कंट्रक्शन हो रहा है, नहीं वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। ये सब चीजें नहीं होती हैं। अरे ये सब चीजें होती हैं किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये आपको फॉलो करना है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ए बी सी और ये चार पॉइंट्स है जो कि क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल लिखते लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने बोला कि वही होंगे जिनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या सिमिलर होगा या मॉलिक्यूलर शेप या स्ट्रक्चर क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड Cl एंड C2H5Br इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। नाम में लिख देता हूँ, देखो अभी तो ऑर्गेनिक तुमने तो पढ़ी ही होगी थोड़ी मोड़ी। इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे देख रहे हो सिमिलर ही स्ट्रक्चर है, इसका भी C2H5Cl का ऐसे होता है, एक दो तीन इथाइल, एक दो ठीक Cl। और इसका क्या होता है, इसका भी यार, तो क्या है सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है क्या। बस ब्रोमीन और इसका क्या है, अंतर है किसमें, क्लोरीन और ब्रोमीन में अंतर है, सिमिलर स्ट्रक्चर और शेप, साइज शेप और स्ट्रक्चर क्या है सिमिलर है, C2H5Cl एंड C2H5Br। और एग्जांपल्स कैसे होंगे, कैसे होंगे देखो एग्जांपल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी में हो जाए थोड़ा सा ठीक। कुछ एग्जांपल्स और हैं, दूसरे एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे CCl4 NSiCl4। ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टेन लेड सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तुम तो जानते ही हो टॉप टू बॉटम। तो CCl4 और SiCl4 सेम ही टाइप्स के कंपाउंड है। तीसरा एग्जांपल दे सकते हो एन हेप्टेन एन एन हेक्सेन। ठीक है ना, बस एक कार्बन का अंतर है यहाँ पे, और वो कार्बन क्या है एन हेप्टेन मतलब 7 होंगे, तो ये 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा एन हेप्टेन है। और यहाँ पे बनाऊँ मैं तो क्या होगा, एन हेक्सेन, 2 3 4 5 6। तो ये तुम्हारा एन हेक्सेन है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस एक कार्बन का डिफरेंस है यहाँ पे देख रहे हो ना। यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन हियर इन वन एन हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7 होता है, और हेक्सेन मतलब कितने हैं, है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसा कोई अगर सॉल्यूशन बन रहा हो जहां पे सेम नाम लिखा हो, देखो इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, CCl4 SiCl4, हेप्टेन, हेक्सेन, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे किसी भी कंपोजिशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर इनका तुम क्या करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो तब। तो ये थे हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अब आइए, अब छोटी सी बात करेंगे यहाँ पे, और छोटी सी लेकिन बड़ी बात है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। किस केस में कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो आप ग्राफ बनाते आते हो, ग्राइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज हम लोग डिस्कस करने ले, ठीक है। तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा, सिंपल है ग्राफ बनाना, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं, अच्छा आ रहा है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं चेक कर रहा था, आइए आगे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा मेरे को। अब छोटी सी बात देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ देखो ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ से मैंने, अच्छा, दोबारा यहाँ पे खींचा, ठीक है, ठीक है, यहीं पे रहने दे, ठीक है, ठीक है, ये था तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करते क्या है, वेपर प्रेशर, यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होता है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ तुम्हारा वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन, क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, तो छोटी सी बात यहाँ पे बतानी है कि काई ए प्लस काई बी कितना होता है, 1 होता है। तो अगर काई ए को मैं 1 मान लूँ तो काई बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और और क्या मानना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर काई बी को मैं 1 मान लूँ तो काई ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिंपल सा मोल फ्रैक्शन से आप ये लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन से ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, तो मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस से ऐसे ऊपर ऊपर वाई है, ठीक है, मानने में क्या जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर काइए क्या लेता हूँ, दूसरे कलर से लिखते हैं वरना फिर गड़बड़ होगा। काइए अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो काई भी कितना हो जाएगा, देखो 0। काइए अगर 1 लिया तो काई भी क्या हो गया, 0। तो अगर काइए यहाँ पे 1 है तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ इसी कलर से लिखेंगे, तो काइए यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा।
और यहाँ पे काई भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब जीरो से बढ़ते 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 मोल फ्रैक्शन 1 पे आ गया, और बी का यहाँ पे बढ़ते बढ़ते उधर 1 आ गया। तो काई ए इक्वल टू अगर 0 है तो काई बी कितना होगा, 1 होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को नीचे मैंने एक्स एक्सिस पे कह सकते हो दर्शा दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे आगे करना क्या है। आगे मैं ग्राफ बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और वो किसको किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और ये दूसरा यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और इन लाइंस को क्या करना है, आपस में मैच करना है। फिर मैं बताऊंगा कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए। ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब आइए समझते हैं क्या है। इसको मानते हैं कौन सा, इसको मानते हैं 1। इसको मैंने माना क्या, 1। इसको 1 माना, इस दूसरे वाले को 2 माना, और इस तीसरे वाले को क्या माना, 3 माना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राउल्ट्स लॉ देखते हैं, और राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर तुम देखोगे इस केस में, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, अगर तुम्हारा क्या हो जाता है, काई ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, तो हम लोग जानते हैं कि पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए काई ए। तो काई ए अगर 0 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पहला इफ काई ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो जो पी ए इक्वल टू है वो पी नॉट ए इंटू 1, मतलब किसके बराबर आएगा, पी ए आपका बराबर आएगा किसके, पी नॉट ए के, ठीक है। तो जब काई ए इक्वल टू 1 हो जाता है तो केस में जो लिक्विड ए है, वो जो लिक्विड ए है वो कैसा आपका बिहेव करने लगेगा, प्योर स्टेट में चला जाएगा, प्योर स्टेट की तरफ, प्योर स्टेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। और यहाँ पे जब काइये से आप ग्राफ खींचोगे, अरे स्ट्रेट लाइन जब खींचोगे किसके लिए, ये जो पहला स्ट्रेट लाइन है वो देख लीजिए किसके लिए है, स्ट्रेट लाइन 1, स्ट्रेट लाइन 1, लाइन 1, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो 1 है, 1 सॉरी 1 नहीं, कौन सा है भाई, हाँ 1 है, ये वाली, ये वाला जो है येलो से जो खींचा गया, ये 1 का, ये जो स्ट्रेट लाइन 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कौन सा प्लॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है विथ इट्स मोल फ्रैक्शन। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे तो काई ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब काई ए इक्वल टू 1 हो जाएगा तो पी ए हमारा क्या बन जाएगा, पी ए हमारा बन जाएगा पी नॉट ए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए कब हो रहा है, जब काई ए कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है इन प्योर स्टेट, उसको हम लोग मान लेंगे। तो ये था किसके लिए, पहला जो ग्राफ खींचा गया है प्लॉट, वो स्ट्रेट लाइन है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है इन इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली जो स्ट्रेट लाइन 2 है, ये वाली स्ट्रेट लाइन 2, ठीक है, कहाँ पे लिखा जाए, स्ट्रेट लाइन 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, आते हैं, ये स्ट्रेट लाइन 1 हो गया, स्ट्रेट लाइन 2, लाइन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्लॉट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
बी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो जो आपका प्लॉट बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखोगे जब काई बी वन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो पहले के लिए था। अगर मैं दूसरे के लिए यहीं पे लिखूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं लिखूं, तो देखो हम जानते हैं पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी काई बी, ये होता है। तो अगर आपका काई बी इक्वल टू क्या है, 0 है, तो पी बी उस समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन काई बी इक्वल टू 1 हो गया तो पी बी किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी के, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट होगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। और अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला देंगे, पी नॉट बी और पी नॉट ए को जब मिला देंगे, तो वो जो थर्ड लाइन हम लोग को मिलेगी जो कि ये है, तो वो किसके बराबर आती है, पी टोटल के, जो कि क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जो बराबर आता है किसके, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ खींचा किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जहां पे मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया और वेपर प्रेशर को ऊपर दिखाया गया। ठीक है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से मैंने निकाल लिया कि काई ए इक्वल टू अगर 1 होगा तो काई बी कितना आएगा, 0, और काई बी इक्वल टू 1 होगा तो काई ए इसका कितना, 0। फिर मैंने ग्राफ खींचा और बताया कि ऐसा ग्राफ क्यों बना है, क्यों बना है कि जब क्या होता है, काई ए इक्वल टू 0 होता है तो पी ए आपका 0 आ जाता है, और काई ए इक्वल टू 1 होता है तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए आ जाता है। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्लॉट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है एंड इट्स मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, और स्ट्रेट लाइन 2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। स्ट्रेट लाइन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देख लो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 3, स्ट्रेट लाइन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन which is equal to the sum of, this is equal to the sum of, किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी विच फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि कैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं, लिक्विड फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। जो प्लॉट जो अपने स्ट्रेट लाइन 3 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसके बराबर होता है, सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तब। अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तो उस केस में कैसा ग्राफ मिलेगा, वो तो हम लोग देखेंगे अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये था किसके लिए ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, हमने ग्राफ खींच लिया, क्या क्या चीजें सीख ली यहाँ पे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक सीख लिया आइडियल सॉल्यूशन के, कौन सा लॉ फॉलो करता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जो टॉपिक है हमारा कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, अगला टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ये भी चीज हो गया, ठीक है, और ये हमने ग्राफ खींच लिया। ठीक है, एजियोट्रॉप्स तो बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, उसके पहले क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केसेस होते हैं, तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, केस 1।
केस वन क्या था, अगर मैं लिखूं तो केस वन ये था, उसमें कुछ चीजें होती हैं, देखो जैसे पी ए ग्रेटर देन होता है पी नॉट ए का ये के, पी बी ग्रेटर देन होता है पी नॉट बी का बी के सी, डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी ग्रेटर आता है किसके, जीरो से, और डी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो वो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको आप देखोगे तो हम लोग बोलते हैं सच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, सच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाए वो क्या होते हैं, पहली बात तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन वो कैसा डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वो दिखाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है आइए समझने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ये क्यों दिखा रहे हैं, मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या है ए, जब आप उसको सॉल्यूशन में, जब उस सॉल्यूशन बन जाएगा तब उसका ज्यादा है और प्योर स्टेट का क्या है, कम है, ठीक है। प्योर स्टेट में जब सॉल्वेंट होगा तो क्या है, कम है, ऐसा क्यों है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल C2H5OH आप जानते हो, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर से तो कम करता है लेकिन कर लेता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक पॉइंट समझते हैं, इथेनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट व्हेन हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर मिक्स कर देते हैं किसके साथ, मिक्स्ड विथ साइक्लोहेक्सेन, जब हम लोग क्या करते हैं इसको साइक्लोहेक्सेन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, जो इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है उनको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, कैसे तो उनको तोड़ देता है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को क्या करता है, कम कर देता है। तो पहले इथेनॉल के बीच हाइड्रोजन, इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कुछ न कुछ था, ज्यादा था। लेकिन जैसे ही साइक्लोहेक्सेन मिक्स किया गया तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को जो जगह होता है वहां पे ऑक्युपाई कर ली, अपना एक जगह वहां पे बना लिया, और जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल के अंदर डिस्टर्ब हो गई, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच घट गया, जिससे कि अब वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, और जब आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। और ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है कैलकुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कैसे हुआ वो मैं लिख देता हूं, समझा तो मैंने दिया आपको। तो इथेनॉल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद साइक्लोहेक्सेन, द साइक्लोहेक्सेन occupies the space, occupies the space between the ethanol molecules, due to which force of attraction, due to which क्या लिख सकते हो, force of attraction between ethanol molecules decreases, and it easily converts into vapor, आसानी से वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, आसानी से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। क्या होता है जब भी इथेनॉल में आप क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेन मान लीजिए नॉन पोलर है, ठीक है, तो आप क्या करेगा वहां पे
वो स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा जो कि इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच घट जाएगा और वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था ना वेपर प्रेशर किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है कल के क्लासेस में, तो मैंने बताया था आपको क्या कि दो फैक्टर्स, एक है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा क्या है, दूसरा था आपका, पहला था टेम्परेचर और दूसरा था नेचर ऑफ लिक्विड, यही मैंने बताया हुआ है, देखेंगे आप तो, ठीक है, यही था। देखो दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, घट जाता है, तो वही मैंने चीज लिखी है। तो लिक्विड विच हैज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल हैव हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन वेपर एंड ड्यू टू विच वेपर पॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप जब देखोगे तो जो पीए है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, वो क्या है, ज्यादा है किससे, पी नॉट ए से, ठीक है, ज्यादा है। तो इसका ये रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे जैसे C2H5 हुआ और ये H, इन उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग HO C2H5 HO। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके बीच, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब साइक्लोहेक्सेन मिला दोगे तो ये जगह ऑक्युपाई कर लेगा जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो आसानी से वेपर में टेंडेंसी जाने की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसलिए वेपर प्रेशर तो अधिक होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच लिक्विड्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये था पहला पॉइंट मान लो, ये था दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल ले लिया मैंने, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन लिख लेना यहाँ पे, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो कैसे काम करेगा ये देख लिया आपने, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख सकते हो क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन is less than calculated value। बॉइलिंग पॉइंट सच सॉल्यूशन कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। एग्जांपल आपने देख लिया इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉल्ड्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये जो है बच्चों हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमने ये जान लिया, केस वन हमने पढ़ लिया, क्या इसको हुआ क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं आपने देख लिया यहाँ पे, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब कुछ इसमें और मिक्स कर देते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर लिए हैं। अब आगे जो होगा, आगे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका फिर क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केस टू नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, फिर एजियोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे किस पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। उसके बीच में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, ऐसे ही बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लगातार वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। बाय बाय।